वेलकम यू ऑल। हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो अपना टॉपिक जो है वो एजुकेशन के सिस्टम से रिलेटेड है। और इस तरीके से हम लोगों ने पिछले सब्जेक्ट में देखा, पिछले टॉपिक्स में स्टडी किया, तो हमने देखा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की जो प्रयास था और आधुनिक भारतीय शिक्षा का जो प्रयास था उसको हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। और स्वतंत्र भारत देश के बाद में जब 15 अगस्त 1947 में भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद शिक्षा के प्रयास में निरंतरता देखने को मिली, कई सारा परिवर्तन देखने को मिला जो आज भी जारी है। और हर रोज जो है इस प्रयास को बढ़ाने के लिए रिसर्च हुआ करता है। तो रिसर्च के माध्यम से शिक्षा को रोचक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और नए नए परिवर्तनों को शामिल कराया जाता है। थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो आप लोगों ने देखा कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखा कि नवीन आयामों को जोड़कर शिक्षा में परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। इनोवेटिव क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश की गई, जिसमें बच्चों की गुणवत्ता को भी बढ़ाना था और शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया। तो शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि शिक्षा के प्रयास को बढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों का चयन हो सके। और इसके 5 साल बाद 1992 में भी फिर इसमें से क्योंकि कोई भी योजना जब लागू होती रही है तो उसमें निर्धारित समय सीमा भी रही है, उसी निर्धारित समय सीमा के अनुसार समीक्षा हुई है और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया गया है और साथ ही साथ में नई योजना प्रस्तावित हुई है। तो उसी तरीके से नए 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद प्रोफेसर यशपाल समिति को भी हमने पढ़ा। उसके बाद बच्चों के गुणवत्ता का परख करना या बच्चों के संबंधित प्रत्येक पहलू का विकास करने के लिए या शिक्षकों के योग्यता का चयन करने के लिए, शिक्षकों की गुणवत्ता का परख करने के लिए, शिक्षकों के शिक्षण कौशल का बढ़ावा देने के लिए 1995 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का गठन हुआ, जिसका प्रयास था कि योग्य शिक्षकों का निर्धारण, उनकी योग्यता का मॉडिफिकेशन करना और साथ साथ में उनको बढ़ाने की उनको प्रशिक्षित करना, संबंधित जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, जितने भी प्लान हैं, इन सभी के अकॉर्डिंग उनको प्रेरित करने की कोशिश कराना। और इसके बाद हम लोगों ने देखा एनसीटी और एनसीईआरटी के प्रयास के सहयोग से 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। अच्छा, इससे पहले ये हम जान लेते हैं कि इससे पहले कितनी बार ये पब्लिश हो चुका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये आपके कंपटीशन में आता है। बहुत ही जानने वाली बातें हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ कब आया। हम लोगों ने हमारे इस डीएलएड कोर्स में एनसीएफ 2005 के बारे में बात की। कितनी बार इसमें 2005 एनसीएफ 2005 है, जबकि इससे पहले पब्लिश हो चुका है। इससे पहले पब्लिश कब हुआ? 1975, 1998 और इसके बाद 2000 में एक पहला नेशनल करिकुलम कब आया? फर्स्ट। इस तरह से आप नोट कर लेंगे। सेकंड, इस तरह से आप देखोगे, एंड थर्ड। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये थर्ड आया और ये आया आपका चौथा, यानी कि फोर्थ नेशनल करिकुलम पब्लिश एट 2005। तो ये हमारा चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 है। हालांकि इसके बाद में भी 2008 में भी पब्लिश हुआ। तो हम अगर यहां तक की बात करें तो ये हमारा चौथा पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी और इसके बाद भी प्रयास हो रहा है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अब इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य हालांकि ये था क्योंकि इससे पहले प्रोफेसर यशपाल समिति की सुझाव आया था, जो कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति के रूप में पूरे भारतवर्ष में
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के प्रयासों को गतिशील करने के लिए, शिक्षा के प्रयासों को नवीन आयामों के साथ या सरल माध्यमों से गतिशील करने का प्रयास था और उन्हीं के सहयोग से एनसीआर 2005 का भी गठन हुआ। अब जो बात है, क्योंकि इससे पहले बात जो थी बच्चों के शिक्षा का बर्डन कम करना, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन। और डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इसको कई नाम से जाना गया। देखिए, तो पहले तो ये था कि प्रोफेसर यशपाल समिति जो कि टॉपिक है, लेकिन शीर्षक क्या मिला? एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ की, शिक्षा बिना बोझ की। ये इस टॉपिक का शीर्षक था, किसका? प्रोफेसर यशपाल समिति का। और इसको अन्य नाम से भी जाना गया, लर्निंग विदाउट बर्डन, और इसको नाम से जाना गया ज्ञान विस्फोट अवधारणा। तो इस अवधारणा को बढ़ाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए, इस उद्देश्य को बढ़ाने के लिए एनसीआर 2005 लागू हुआ। और इसमें चूंकि शिक्षण को लचीलापन, शिक्षण में लचीलापन लागू करना, फ्लेक्सिबल टीचिंग को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश की और शिक्षा बिना बोझ के लागू करने की कोशिश की और संबंधित बिंदुओं के साथ में शिक्षा को गतिशील कराने की कोशिश की। अच्छा, बिंदु कौन से? एक शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक, तीनों की भूमिका को शामिल कराया गया और साथ साथ में शिक्षण में भी इनोवेटिव क्वालिटी डेवलप की गई। अब जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बात ये थी बच्चों, अच्छा, पाठ्य पुस्तकों को केंद्रित ना होकर, एनसीआर 2005 में कहा गया था कि पाठ्य पुस्तकों के आधार पर केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित रहे, बाल केंद्रित किया जाए, या बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षित किया जाए। हम सिलेबस के सेंटर पर बना के ना रखकर, यानी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ना रहकर बच्चों के हित को ध्यान रखकर उनको शिक्षित कराने की कोशिश करें। तो अब इसके बाद क्या है? अब हमारी जो बात है, अब आया है नया टॉपिक है इसी से, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की थी कि उसमें ये बात थी कि शिक्षण उद्देश्यों को फ्लेक्सिबल बनाना या शिक्षण उद्देश्यों को नए नवीन आयामों को शामिल करना और नवीनीकरण करना योजनाओं को। अब जो बात है कि इस उद्देश्य को गतिशील करने के लिए योग्य दिशा निर्देशन या योग्य दिशा निर्देशक का चुनाव, वो कौन है? वो है शिक्षक। तो शिक्षक के लिए भी प्रोत्साहन पद्धति का निर्धारण हुआ और शिक्षक के लिए भी उनकी शिक्षण गुणवत्ता का परख कराने के लिए योजना का निर्धारण हुआ। शिक्षक की योग्यता की परख करना और शिक्षक की योग्यता के अनुसार उसका चयन करना, शिक्षक की आवश्यकता या शिक्षक के शिक्षण कौशल को विकास करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, ये कई सारे प्रश्न उठे एनसीआर 2005 के बाद में। तो अब यहाँ इसके बाद में जो प्रश्न उठे, तो इसको सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 समिति का गठन हुआ। तो हमारा नया टॉपिक है ये, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षक शिक्षा 2009, ये हमारा अच्छा टॉपिक है। राष्ट्रीय, इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। ये जो है आपके इसमें टीटी और सीटेट में भी आता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009, या आप कह सकते हो कि शिक्षक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा एनसीईआरटी और एनसीटी के प्रयास से इस समिति का गठन हुआ। इसमें 7
इसमें एक चेयरमैन और 6 सदस्य थे। तो आगे हम लोग बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षक की योग्यता को बढ़ावा देना और शिक्षक की योग्यता को सुनिश्चित करना, शिक्षक की योग्यता का मूल्य बढ़ाने के लिए शिक्षकों के शिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और साथ साथ में उनके लिए भी पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, साथ साथ में समय टाइम टू टाइम उनको उनके करिकुलम को बढ़ाने की कोशिश करना और प्रत्येक सब्जेक्ट से उनको अवगत कराना, ताकि बच्चों को इनोवेटिव क्वालिटी के साथ साथ में उसमें नवीन आयामों के साथ साथ में बच्चों का प्रत्येक पहलू का विकास कराएं और समग्र विकास कराएं, सर्वांगीण विकास करा सके। तो इसके लिए समिति का गठन हुआ। तो इसके कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक के शिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जाए, ऐसा इस समिति के द्वारा प्रश्न किया गया, जिससे शिक्षक को प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो और वो सामान्य जानकारी बच्चों को देते रहें, आवश्यकता के अनुसार और दिशा निर्देशन के साथ साथ में बच्चों को दिशा निर्देशित करते रहें। यदि शिक्षक को प्रत्येक विषय का ज्ञान रहेगा, छोटा छोटा नॉलेज रहेगा, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है न्यू न्यूरल एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये टॉपिक है। साथ साथ में हम अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी रखे हुए हैं। और जैसे मैं कहूँ तो मेरा जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक सब्जेक्ट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से मैं रिलेटेड हूँ, तो वो मेरा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। और शारीरिक शिक्षा में साइंस भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर भी है, और हम इसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए, तो हमें इन सारे सब्जेक्ट का बारे नॉलेज है और अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बच्चों के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बच्चों की जरूरत के अनुसार हम उनको विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान कराने की कोशिश करेंगे। तो उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान कराना, विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन कराना और व्यावसायिक रूप में जोड़ने की कोशिश करना। तो इस तरीके से इस समिति के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश की गई और योग्य शिक्षकों का चयन किया जाए और योग्य शिक्षकों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास कराया जाए। क्योंकि क्वेश्चन था कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कराएंगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए टीचर को एक मल्टी रोल प्ले करना है। टीचर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, हो सकता कभी टीचर को लीड भी करना है, लेकिन आप माय डियर स्टूडेंट आप जान लीजिए कि टीचर को सबसे पहले अच्छा प्रेजेंटर होना चाहिए, अच्छा प्रदर्शक होना चाहिए। अगर वो खुद में अच्छा प्रदर्शक है तो बच्चों से अपेक्षा कर सकते हैं हम। अगर हम अच्छा नहीं बता पा रहे हैं तो बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर हम अच्छा बता पा रहे हैं तो बच्चों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे आए और वो भी कुछ बातें रखें। तो इस समिति का उद्देश्य था कि सभी शिक्षकों को जोड़कर किसी विषय के बारे में चर्चा करना और अगर वो कोई विचार विमर्श कर सकते हैं, सभी के विचारों का आदान प्रदान करना, और अगर विचार विमर्श कर सकते हैं तो उनके विचारों को भी समीक्षा की जाए और तत्पश्चात के विचारों को जोड़ा जाए। तो शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, और इसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा NCFPE। माय स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि NCFPE का फॉर्म क्या है? तो इसमें आ जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये कंपटीशन से भी रिलेटेड है और आपका सीटेट और पीटी और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आता रहा है। NCF का फॉर्म क्या है? यह है, या NCFPE का क्या फॉर्म है? कब लागू हुआ, कब आया, कैसे आया? तो आप कैसे आया आपको हमने बता दिया है कि NCERT और NCT के सामूहिक प्रयास से NCFE का गठन हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें
समिति जो बनी थी इसमें चेयरमैन कौन थे और कितने सदस्य थे। इसके बाद हम इनके उद्देश्यों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इनके क्या बोलते हैं पाठचर्या से संबंधित जो भी दृष्टिकोण है उसको अध्ययन करेंगे, जो भी नीतियां उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस समिति से संबंधित कितने सदस्य थे और चेयरमैन कौन था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि समिति से संबंधित कितने सदस्य थे और चेयरमैन कौन था। तो चेयरमैन इसमें थे प्रोफेसर, क्योंकि इस समिति का गठन करने के लिए पूरे भारतवर्ष के यूजीसी के प्रेसिडेंट, भारतवर्ष के विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल, डायटो के प्रिंसिपल और विभिन्न संस्थानों के शिक्षक, डीन, इन सभी के सहयोग से समिति का गठन किया जाना था। और जो प्रश्न पहले उठ रहे जिनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की है, तो उनका उत्तर ढूंढना, तो इन सभी के सामूहिक प्रयास से इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की गई, परिचर्चा की गई और इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के इस योजना में जोड़ दिया गया। तो जो चेयरमैन थे प्रोफेसर C.L. आनंद। माय डियर स्टूडेंट, कौन चेयरमैन है? चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर C.L. आनंद। अच्छा, इसमें मेंबर इसमें 6 मेंबर इसमें 6। तो मेंबर को कौन कौन से थे? मेंबर भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आता रहता है कि NCERTE में कितने मेंबर्स थे और चेयरमैन कौन था। क्योंकि वैसे अगर देखोगे तो 7 सदस्य, क्योंकि अध्यक्ष और 6 सदस्य, और पूरा को देखोगे तो 7 सदस्यीय समिति का गठन NCERTE। तो चेयरमैन के बारे में आपने देखा प्रोफेसर C.L. आनंद और सदस्य, तो इस तरीके से पहले जो सदस्य थे प्रोफेसर S.S. चौहान, प्रोफेसर S.S. चौहान, ये हमारे पहले मेंबर थे। और इसी तरीके से दूसरे मेंबर थे प्रोफेसर C.S. सेसारी, ये हमारे दूसरे मेंबर थे जिन्होंने इस समिति में अपने विचार रखे, उन्हीं प्रश्नों को उत्तर ढूंढने की कोशिश कराई। अगले जो थे प्रोफेसर L.C. सिंह, प्रोफेसर L.C. सिंह। एक, दो, तीन प्रोफेसर हमको मिल गए। और अगले 3 प्रोफेसर और कौन कौन है? तो प्रोफेसर R.S. खान, चौथे प्रोफेसर हमको मिल गए R.S. खान। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफेसर थे प्रोफेसर राजा। कितने मेंबर अपने देखिए? प्रोफेसर S.S. चौहान, प्रोफेसर C.S. सेसारी, प्रोफेसर L.C. सिंह, प्रोफेसर R.S. खान, और हमारे जो 5वें प्रोफेसर थे प्रोफेसर राजा कलेशा, और 6वें जो प्रोफेसर थे वो थे प्रोफेसर V.K. संबरवाल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समिति से संबंधित एक चेयरमैन और 6 सदस्य थे। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 से संबंधित किन किन बातों पर अध्ययन किया गया। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाया गया, उसके बाद आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें कौन कौन प्रशिक्षण को कब प्रशिक्षित किया जाए, टीचर को ट्रेन किया जाए। क्योंकि पर्पस क्या था कि टीचरों में स्किल का डेवलपमेंट करना, टीचरों में टेक्निक का डेवलपमेंट करना, टीचर में टीचिंग क्वालिटी में उनकी स्ट्रेटेजी का मॉडिफिकेशन करना, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना, योजनाओं का निर्धारण करना। तो वो किस तरीके से, क्योंकि उसमें क्या है, जो इनडायरेक्टली जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बच्चों में आवश्यक व्यवहार का परिवर्तन कराना, बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। इससे पहले टीचर में ये सारी बातों को देखना जरूरी था जो पॉसिबल था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
तो इसमें किन किन बातों को देखा गया? सबसे पहले देखा गया कि टाइप्स ऑफ बिहेवियर। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इन बात को देख लीजिए कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है, सब टॉपिक है इस टॉपिक का, तो इस ट्रेनिंग के थ्रू कौन कौन बातों को हमें शामिल कराना है, किन किन बातों का समझना अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपने देखा टाइप्स ऑफ बिहेवियर। तो टाइप्स ऑफ बिहेवियर क्यों बोला गया? क्योंकि कक्षा शिक्षण में एक शिक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है। उसमें आवश्यकता के अनुसार हम विषय का अध्ययन कराने के लिए अपनी मुख मुद्रा यानी कि कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी का मूवमेंट इस तरीके से बनाना है। कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि बच्चों का जो रुचि का पहलू है, क्योंकि बच्चों की रुचि का निखार भी करना है और बच्चों की रुचि के पहलू को अपने इस प्रस्तुति से जोड़ना भी है। तो उसमें क्या है, उन्होंने बोला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट आप बिहेवियर भी चेंज करना होगा। हो सकता है बच्चों को मूवमेंट का, अगर रनिंग सिखाना है तो हो सकता है हम रनिंग करके सिखाएं, कैसे हमें रनिंग करना है, क्या पोजीशन होती है। हो सकता है काउंटिंग करना है तो हम हो सकता है चौक के माध्यम से कई सारी चौक्स लेके काउंटिंग सिखाएं। ये हो सकता है हम अगर खेल खिलौने के माध्यम से अगर शिक्षा देनी है, खेल के मैदान में ले जाना है, तो फुटबॉल में कैसे हिट करना है, तो उसमें हम पहले उसको डायरेक्शन के थ्रू उसको बताएं कैसे हमें प्ले करना है, तो और उसके बाद में हम उसको खेल कर ही बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ बिहेवियर में ये बोला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि हर सब्जेक्ट को स्टडी करना था, तो हर सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए अलग अलग बिहेवियर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिहेवियर। और दूसरी बात क्या थी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टीचरों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना है, तो इसके लिए कई सारे ट्रेनिंग को हमको लागू करना पड़ेगा। किनको? NCFTE जो कमेटी बनी थी उसने वो डिसाइड किया कि टीचर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना है, तो इसके लिए वो कई सारे ट्रेनिंग को लागू करेंगे। व्यवहारिक रूप से और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित करना है, तो उन्होंने समझा इस बात को कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना जरूरी है टीचरों का। और इसके बाद में सॉफ्ट स्किल बहुत सारी होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो होती है कम्युनिकेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन में अच्छा कमांड है, यानी कि अकॉर्डिंग सिचुएशन हम कम्युनिकेशन को एडजस्टेबल में हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्लास को हम इफेक्टिव बना सकते हैं, क्लास के बच्चों का कंसंट्रेशन बोर्ड पर मेंटेन करा सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल एक लाइन में चला जाएगा, यानी कि इस तरह से, तो वो क्लास बोरिंग हो सकती है, यानी कि किताब को पढ़ा और जो लिखाना है वो लिखा दिया चलते बने। अगर हम अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन स्किल को जिगजैग मोशन में लेके चले, तो उसमें स्टूडेंट कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें ऐसा बिहेवियर को भी चेंज कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के माध्यम से सब्जेक्ट का डिस्कशन भी बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का से जोड़ा जाए, सॉफ्ट स्किल एलिमेंट को ट्रेनिंग से जोड़कर देखा गया कि इसमें स्किल डेवलपमेंट अगर करना है तो ये बात इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी। आगे आया प्रोडक्ट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि हमको क्लास में एक ऐसा प्रोडक्ट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना होगा जिससे हम क्यों अगर जनरली बोले तो अगर किसी का एक तो हम ब्रांडिंग प्रोडक्ट के रूप में आ रहे हैं और हमको प्रोडक्शन भी कराना है, तो हम क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं और भविष्य में अपनी कल्पनाओं के साथ साथ में ऊपर भविष्य भी देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग में हमें प्रोडक्शन करना है, नए नए बच्चों की रुचियों का निखार करना है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना है, बच्चों की योग्यता का निर्धारण भी करना है, बच्चों की योग्यता की पहचान कराना है, जीवन उपयोगी कार्य अनुभव के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करना है। तो इसलिए प्रोडक्ट ब्रांडिंग की भी व्यवस्था की जाए, ट्रेनिंग से जोड़ा गया। और स्टडी ऑफ बिहेवियर व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि बच्चों में देखिए पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें कक्षा शिक्षण तो चलाना ही है, क्लास टीचिंग की व्यवस्था तो करनी ही करनी है, लेकिन इसी के साथ साथ में हम जो हमारा
ट्राइपोड सिस्टम आप लोगों ने पहले पढ़ा, जिसमें तो पहला पोल होता है टीचर, दूसरा पोल होता है स्टूडेंट और तीसरा पोल होता है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, और चौथा पोल जो हो जाता है वो आपका हो जाता है बिहेवियर। क्योंकि हम इन तीनों पोल के माध्यम से उसमें चौथा एलिमेंट भी चेंज कर रहे हैं, और चौथा एलिमेंट हम कर रहे हैं कि अजगम की परिस्थिति का निर्माण करके। तो इस तरीके से स्टडी ऑफ बिहेवियर भी इससे पहले हमें टीचर में करना होगा, और वो टीचर उसी एलिमेंट्स की सहायता से बच्चों के बिहेवियर में भी चेंज कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि सभी बातों में कोई भी जो ऑब्जेक्टिव का डिसीजन लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव का निर्धारण किया जाता है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, तो वो टीम प्लान के अकॉर्डिंग या टीम प्लान को मैनेजिंग करके एक टीम के साथ में किसी उद्देश्य का गतिशील किया जाता है लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। तो इसके लिए टीम बिल्डिंग बनाई गई। टीम बिल्डिंग बनाना तो ये तो मैनेजमेंट के भी लागू है, और किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी लागू है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप लोगों ने ये देखा, इस तरीके से बना दीजिए। और ये आ गया आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, शिक्षक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के उद्देश्य। तो हम लोग अब देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शॉर्ट में लिखते हैं NCFE एक उद्देश्य। कोई भी योजना जब लागू होती है तो उसमें दो बातें देखी जाती हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा है लक्ष्य। तो उद्देश्य, अब लक्ष्यों की प्राप्ति अगर करनी है तो उद्देश्यों के आधार पर उद्देश्य के निर्धारण करने के बाद में हम लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, लक्ष्यों की प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है योजना में। तो इस योजना के तहत जो है टीचर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, शिक्षक शिक्षण को कुशल बनाने के लिए संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण हुआ। इसलिए पहला उद्देश्य आया फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स यानी टीचर की स्किल को मॉडिफिकेशन करने के लिए, टीचर की टेक्निक, हाउ टू टीच, यानी क्लासरूम में किस तरीके से उनको सिचुएशन को फेस करना है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। तो उसके लिए बच्चों की सिचुएशन को स्टडी करने के लिए टीचर ट्रेनिंग के पीरियड में ही, टीचर ट्रेनिंग के दौरान ही कई सारे योग्य शिक्षकों को बनाने के लिए कई सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो उसमें फाउंडेशन कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स चलाए जाते हैं कि ताकि उनको जो है हर तरीके के नॉलेज से वो रूबरू हो सकें और आगामी भविष्य में बच्चों संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर सकें। तो इससे पहले इसमें फाउंडेशन कोर्स चलाए जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स जैसे एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने के बाद शिक्षक बनेंगे, नो डाउट आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाएगी प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन फिर भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में ऐसे कई सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे, जिससे फ्यूचर में क्लास लेते समय या कभी-कभी जैसे कि स्पेशली नेशनल कार्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 में आप लोगों ने पढ़ा था, कई सारे विषयों के बारे में जोड़कर, जैसे उसमें कार्य अनुभव, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं कार्य अनुभवों को प्रोत्साहन देना, कला एवं सारे शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो संबंधित विषयों से कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और एजुकेशन, इसी तरह से एजुकेशन एंड पर्सपेक्टिव नॉलेज डिलीवर की जाती है। तो इसकी टीचर की स्किल को मॉडिफाई करने के लिए, टीचर के पोजीशन को स्टेबल करने के लिए इस तरीके से फाउंडेशन कोर्स चलाए जाते हैं स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड थिंग इज pedagogical knowledge. Second thing is pedagogical
नॉलेज। पेडागॉजी अब ये भी कोर्स होता है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है योग्य शिक्षक को बनाना। उद्देश्य क्या है? शिक्षण की शिक्षण गुणवत्ता को परखना। तो इससे संबंधित पेडागॉजिकल नॉलेज को भी शामिल किया जाता है उद्देश्य में। इसका उद्देश्य होता है हाउ टू टीच इंग्लिश, हाउ विल फेस द क्लासरूम टीचिंग, हाउ विल यू टीच साइंस सब्जेक्ट, हाउ विल यू टीच मैथ सब्जेक्ट, हाउ विल यू लीड स्टूडेंट इन ग्राउंड आउटडोर एक्टिविटी, इन आउटडोर एक्टिविटी, यानी कि ग्राउंड में जो आउटडोर एक्टिविटी कराना है तो किस तरीके से हम बच्चों को लीड करना है। तो पेडागॉजिकल स्किल, पेडागॉजिकल नॉलेज में भी ये बात बताई जाती है ट्रेनिंग शेड्यूल में कि इस सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाता है कि किस तरीके से इन क्लासरूम में या क्लासरूम के आउटडोर एक्टिविटीज में बच्चों को फेस करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको वहाँ भी टीच करना है, पढ़ाना है। तो फिजिकल एजुकेशन भी, चूंकि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऐड हो चुका था पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो नेशनल करिकुलम प्रोग्राम 2005 में तो कला एवं शारीरिक शिक्षा विषय को भी जोड़कर देखा गया था। क्योंकि स्टूडेंट को क्लास में भी पढ़ाना है और क्लास के बाहर भी देखना है उसको। तो पेडागॉजिकल इस नॉलेज में ये बात को फोकस किया गया कि हाउ टू टीच, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से क्लास को आप मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप शिक्षण को संचालित करेंगे। तो पेडागॉजिकल नॉलेज में आपने देखा। दूसरा पॉइंट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ये भी एक प्रशिक्षण का भाग है, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप जहाँ पर शिक्षक बनने जा रहे हैं, हो सकता है आपको डाइट में यानी जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण करना पड़े, और हो सकता है कहीं और भी जाकर प्रशिक्षण करना पड़े। 1 हफ्ते का, 8-10 दिन का, या 15 दिन का, या 20 दिन का, 1 महीने का। जैसे आप अभी डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने के दौरान में आपको 1 महीने का, हर सेमेस्टर के बाद में 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आपको आपके शिक्षण कौशल के शिक्षण के बारे में आपको पता चले, जिससे आपको कौशल के बारे में पता चले, जिससे आपकी तकनीक के बारे में पता चले, जिससे आपकी शिक्षण युक्ति का पता चले। तो इन सभी का मूल्यांकन होता है। तो ये मूल्यांकन होता है इंटर्नशिप में। तो ठीक उसी तरीके से जब आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे तो आपको इस टाइप के इंटर्नशिप प्रोग्राम को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है कि आपको हर प्रारूप से कुशल बनाना। तो जैसे आप देखें, आपको बता दें, वैसे हालांकि आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज पता चल जाती है तो अच्छी बात है। तो क्या बात है, इंटर्नशिप 3 तरीके से होती है। कितना डियर स्टूडेंट? 3 टाइप। जैसे माइक्रो टीचिंग, दूसरा पॉइंट है वीजो टीचिंग, तीसरा पॉइंट है माइक्रो टीचिंग। अब देखा आपने इंटर्नशिप को भी डिवाइड किया जाता है कि हर स्टेप बाय स्टेप उसको कुशल बनाना है, उसके स्किल का मॉडिफिकेशन करना है, तकनीकियों का विकास करना है, युक्ति का विकास करना है, जिससे वो आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल को शिक्षक पहचान सके और शिक्षण को कुशल बना सके। तो माइक्रो टीचिंग ये लगभग 1 हफ्ते का होता है, इसका टाइम पीरियड 1 वीक का होता है। इसका वीजो टीचिंग जो आप लोग फेस कर रहे हैं, यानी कि 1 महीने की टीचिंग जो आप करते हैं, 1 महीने का जो प्रशिक्षण विद्यालय में पाने जाते हैं, विद्यालय में आप प्रशिक्षण करने जाते हैं, शिक्षण कार्य करने जाते हैं, इसमें वहाँ के सुपरवाइजर यानी कि हेडमास्टर आपका शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आपका शिक्षण का औसत है या अच्छा है या बहुत अच्छा है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, तो वो कैलकुलेशन भी करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रशिक्षण में कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर कैलकुलेशन नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट थिंग है। इसलिए शिक्षक की शिक्षण कौशल को शिक्षक की शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए इंटर्नशिप का भी व्यवस्था की जाए, उद्देश्य निर्धारित किया गया। अगला पॉइंट है साइकोलॉजिकल मेथड।
मेथड। यह स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकोलॉजिकल मेथड यानी कि बच्चों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना, बच्चों की मेंटल एक्टिविटी का स्टडी करना, बच्चों की मन मस्तिष्क गतिविधियों का अध्ययन करना और साथ ही साथ में उनको प्रोत्साहित करना। क्योंकि कुछ बच्चे मेंटल, जैसे हम लोग कभी टॉपिक जब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक 2009, तो इसमें क्या है कि यह शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो जैसे हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा तो वैसे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आने लगी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, शिक्षक शिक्षा, क्योंकि वो ट्रेनिंग में आए हुए हैं, वो टीचर बनने जा रहे हैं, तो पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षक शिक्षा तो समझ आ रही है, शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात समझ आ रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस प्रकार की, तो उनके मन ये मेंटल रिएक्शन से क्वेश्चन का आंसर जानना शुरू हो जाएगा। उनके मेंटल रिएक्शन से वो आंसर अप्लाई होने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से शिक्षक के बच्चों की मनोवृत्ति का अध्ययन किस तरीके से करना है, बच्चों की मन मस्तिष्क गतिविधि का अध्ययन किस तरीके से करना है, इस बात का भी वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जब आप शिक्षक बनने जाएंगे तो साइकोलॉजिकल मेथड के द्वारा बच्चों की मन मस्तिष्क गतिविधियों का अध्ययन करना ही ये उद्देश्य है। तो इस तरीके से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी में वो एक्टिविटी में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन बातों को देखा जाता है। तो उसमें टीचर को उनकी स्टडी, उनकी एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, उनकी एक्टिविटी का इवैल्यूएशन करने के बाद में जो भी एसेंशियल करेक्शन हो वो करना पड़ता है, करना चाहिए, ताकि क्योंकि टीचर का पर्पस क्या है, स्टूडेंट के मेंटल के थ्रू कंसंट्रेशन कराना। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल मेथड का इंपॉर्टेंस है। और आगे देखेंगे क्लासरूम टीचिंग मेथड। क्लासरूम टीचिंग मेथड। Classroom teaching method. How will you manage your class before you start the teaching? How will you manage your class before you start the teaching? Teaching start करने से पहले आपको क्लास को किस तरीके से मैनेज करना है, जिसमें सिटिंग प्लान अरेंज करना है। इसमें भी देखिए बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें सिटिंग प्लान अरेंज करना है, बच्चों को कैसे बैठाना है, बच्चों का सिटिंग प्लान का जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि डेस्क और चेयर वो किस टाइप का है, वो उनके कंफर्टेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में वहाँ पर दिशा निर्देशन के रूप में काम कर रहे हैं। सुविधादाता, तो सुविधादाता के रूप में, सुविधादाता क्यों शिक्षक को कहा गया है? क्योंकि बच्चों के हित को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपादित कराना। तो बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर बच्चों को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसको शिक्षक को सुविधादाता कहा गया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के पर्पस क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो जिससे बच्चे जो है पढ़ते समय 45 डिग्री का एंगल बना लें। यानी बच्चों का बोर्ड में जब कंसंट्रेशन हो तो जैसे बच्चे बोर्ड की तरफ देखते हैं तो उसमें 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी और एनसीटी ने इस बात का, दोनों के सही से इस बात को समझा गया कि क्लासरूम टीचिंग मेथड में ये इंपॉर्टेंट थिंग है क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो उसमें देखा गया कि सिटिंग बच्चे जब बैठते हैं तो उनका 45 डिग्री बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो उनका 45 डिग्री एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कैसे बनना चाहिए। तो उसी नेसेसरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेस्क और चेयर का अरेंजमेंट किया जाए और 15 डिग्री का एंगल बन रिटेन स्किल में। देखिए रिटेन स्किल में यानी रिटेन स्किल को प्रमोट करने के लिए उनका, जैसे हम लोग लिखते हैं, बच्चे जब लिखते हैं डेस्क में तो उसमें 15 डिग्री का एंगल बनना चाहिए लिखते समय। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहता है कि पढ़ते समय जब बच्चे बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करें तो उसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है। जैसे हम लोग बोर्ड की तरफ देखते हैं तो इसमें भी 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, जैसे हम लोग बता रहे हैं ऐसे। तो ये लाइन हो गया और ये तुम्हारा ये डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए टीचर को क्लास लेते समय। ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग क्लास, जब आप क्लास ले रहे हैं तब आपका जो है
लिखते समय राइटिंग स्किल में इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। इसमें क्या है कि बच्चे डाउट रहेंगे कि ऐसा तो टीचर जो है देखकर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्लासरूम टीचिंग मेथड। अगला है टाइम टू टाइम गाइडलाइन देना। टाइम टू टाइम गाइडलाइन देना। बच्चों को इंस्ट्रक्शनल मेथड के द्वारा टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना, जिससे देखिए इस मॉर्निंग टू इवनिंग असेंबली तक पहले ही एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि सूचना को ज्ञान से जोड़कर ना देखा जाए। यानी इंफॉर्मेशन एक शॉर्ट समरी होता है पूरे शेड्यूल का। मॉर्निंग टू इवनिंग असेंबली तक एक शॉर्ट समरी होता है कि आज जो है फर्स्ट पीरियड में ये क्लास होगा, फर्स्ट पीरियड में इस सेकंड पीरियड में हो सकता है इस क्लास को मैनेज किया जाए, थर्ड पीरियड में हो सकता है इस क्लास को मैनेज किया जाए। तो इंस्ट्रक्शन मेथड के द्वारा पूरे शेड्यूल में जो भी एक्टिविटी आज होंगी उसके बारे में केवल बताया जाता है, ना कि वो कंप्लीट नॉलेज है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम गाइडलाइन देते रहना, जिससे बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो और बच्चे फुल्ली कंसंट्रेट होकर अपने आप को मूव कर सकें, आगे ला सकें। तो टाइम टू टाइम गाइडलाइन देना। तो डियर चिल्ड्रन, इस तरीके से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा हेतु 2009 में ये उद्देश्य को निर्धारण हुआ। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 के उद्देश्य ये थे। आपने पढ़ा, पहला उद्देश्य आपने देखा फाउंडेशन कोर्स, जिसमें एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशन पर्सपेक्टिव नॉलेज प्रोग्राम होता है। दूसरा आपने देखा इंटर्नशिप आपने देखा कि इसमें आप 2 साल का प्रशिक्षण पा रहे हैं। इस 2 साल के प्रशिक्षण में भी हर सेमेस्टर के बाद में 1-1 महीने का प्रशिक्षण होता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों की शिक्षण कौशल को निखारना। तीसरा आपने पढ़ा साइकोलॉजिकल मेथड, यानी बच्चों के मन मस्तिष्क गतिविधियों का अध्ययन करना, उनकी मनोवृत्ति को पहचानना और पहचानने के बाद में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। अगला पॉइंट था क्लासरूम टीचिंग मेथड। क्लासरूम टीचिंग मेथड में हमने देखा कि बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट देखना है कि बच्चों को सर्कल में बैठाना है, बच्चों को ट्रायंगल शेप में बैठाना है, बच्चों को वर्टिकल शेप में बैठाना है, या बच्चों को हॉरिजॉन्टल शेप में बैठाना है, या बच्चों को फाइव फॉर्मेशन में बैठाना है। प्रेजेंट टाइम में जो है सिटिंग क्लासरूम सिटिंग मैनेजमेंट चल रहा है, तो वो फाइव फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। बच्चे वन साइड में गर्ल्स बैठेंगे, एक साइड में बॉयज बैठेंगे, और बीच में आगे जो सबसे होते हैं जहाँ टीचर खड़े होते हैं वो टीचिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो इस तरीके से फाइव फॉर्मेशन के थ्रू क्लासरूम टीचिंग मैनेज की जाती है। अगला पॉइंट है कि टाइम टू टाइम गाइडलाइन देना। तो इंस्ट्रक्शन मेथड के द्वारा बच्चों को दिशा निर्देशित करना। आज मॉर्निंग असेंबली में कि आज पूरे शेड्यूल में क्या हुआ, आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्र पाठ्यचर्या के स्वरूप। शिक्षक शिक्षा हेतु, सॉरी ऐसा करते हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि पूरा पॉइंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, NCFTE के स्वरूप। स्वरूप मीन्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का स्टडी करना कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऐसा एनसीईआरटी और एनसीटी के थ्रू ये प्रश्न निकले कि कैसा स्वरूप होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं देखा, पहला पॉइंट है शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में। पहला पॉइंट शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सरोकार व दृष्टिकोण। शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सरोकार का दृष्टिकोण। शिक्षक का दृष्टिकोण, शिक्षक का जो शिक्षण कौशल पर दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टिगत होना चाहिए। तो इसमें ये पॉइंट है शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सरोकार व दृष्टिकोण। दूसरा पॉइंट है शिक्षक शिक्षा के प्रारंभिक पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षा के
प्रारंभिक पाठ्यक्रम, बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही हमें उनका विकास करना है। बच्चों के प्राथमिक स्तर से ही हमें रुचि के पहलू का अध्ययन करना है। बच्चों के प्राथमिक स्तर से ही हमें भौतिक स्तर की पहचान करनी है, उनके भौतिक स्तर को बढ़ाना भी है। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, यानी समग्र विकास करना है। तो बच्चों की गतिविधियों की क्रियापरक सिद्धांत के आधार पर या क्रियाशीलता के आधार पर हमें उनके ज्ञान को बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से शिक्षा के प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी निर्धारित किए गए कि इसमें ट्रेनिंग शेड्यूल में ये स्ट्रक्चर रखा जाए, जिससे टीचर अपने एजुकेशन प्रीलिमिनरी करिकुलम के थ्रू स्टडी कर सके और प्रीलिमिनरी स्टेज को प्रमोट कर सके। तो इसलिए ये निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। देखिए उद्देश्य की बात अलग है, यहाँ पर स्वरूप की बात हो रही है। तो विकासशील शिक्षा का मूल्यांकन, विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन। स्टूडेंट, आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब निर्धारित बात की गई, अभी हालांकि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें तो उस योजना के तहत इसमें निर्धारण हुआ है कि शिक्षक का चयन करने से पूर्व उनका अवलोकन विधि की सहायता से उनकी शिक्षण कौशल का पहचान करना कि उनका शिक्षण का स्तर कैसा है और आवश्यकता के अनुसार उनके शिक्षण कौशल में परिवर्तन या प्रोत्साहन दिया जाए। तो विकासशील शिक्षा का मूल्यांकन, तो ट्रेनिंग शेड्यूल में इवैल्यूएशन मेथड का भी अप्लाई होना है। आपकी क्लास में टीचिंग को भी देखना है, आपके क्लास किस तरीके से आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप बीच में रिदम मेंटेन करते हैं। और जैसे देखिए आप लेसन प्लान के थ्रू क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन यानी परिचय का अध्ययन करते हैं, उसके बाद विषय का अध्ययन करते हैं, उसके बाद उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद विधियों के माध्यम से आप विषय का अध्ययन कराते हैं, उसके बाद बीच में रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का ध्यान केंद्रित फिर से कराने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग असेंबली तक बहुत लंबा पीरियड होता है, कंटिन्यू पढ़ाते में बच्चे बोर हो जाएंगे, बच्चों का मेंटल रिएक्शन हो सकता है बीच में डाइवर्ट हो जाए या डिस्टर्बेंस हो जाए। तो 20 सेशन इवेंट सेशन में ही रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्टेशन को लेसन प्लान के थ्रू मेंटेन किया गया कि बच्चों को रिकनेक्ट किया जाए, रिफ्रेश किया जाए और बाद में फीडबैक देने के साथ में लास्ट में कंक्लूजन के द्वारा बच्चों को फिर से प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से विकासशील शिक्षा का मूल्यांकन के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई कि बच्चों का टीचरों का, शिक्षकों का टाइम टू टाइम मूल्यांकन भी होता रहे ताकि उनके शिक्षण कौशल की पहचान की जा सके। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट स्वरूप क्या है कि NCERT के स्वरूप में अगला पॉइंट है सेवारत शिक्षक में व्यवसायिक व्यक्तित्व का विकास। सेवारत शिक्षक में व्यवसायिक व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट थिंग है कि टीचर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराना है। उस ट्रेनिंग में बात पर निर्धारित किया गया NCERT 2009 में। और इसी ईयर देख लीजिए कि राइट्स ऑफ एजुकेशन भी लागू हुआ था, यानी कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में सुरक्षित किया गया। जो मूल अधिकार हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में जो पहले मूल अधिकार 6 मूल अधिकार है, जिसमें धार्मिक निष्पक्षता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो इस तरीके से शिक्षा का अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया था। तो सेवारत शिक्षक व्यवसाय व्यक्तित्व का विकास पर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी पर्सनालिटी का अध्ययन करना, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करना, उनके व्यक्तित्व को व्यावसायिक और व्यावहारिक रूप से दोनों ही रूपों से शिक्षक को तैयार करना, इस तरीके से तात्पर्य है। तो अगला पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण की तैयारी। शिक्षक प्रशिक्षण की तैयारी।
डियर स्टूडेंट, प्रशिक्षण यानी कि शिक्षक टीचर ट्रेनिंग शेड्यूल में बीच बीच में ऐसे कई सारे चेंजेस किए जाते हैं जिससे शिक्षक के अपने टीचिंग स्किल को मॉडिफाई कर सके, वहाँ पर समझ सके। क्योंकि जब टीचर बन जाएंगे, अगर वो ट्रेनिंग में ठीक से अपने आप अपनी स्किल के बारे में नहीं कर पाते हैं, मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, तो आगे उनको शिक्षण कराने में परेशानी हो सकती है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण की तैयारी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग में माइक्रो में मीसो और माइक्रो साइकिल के थ्रू जो है उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से ये स्वरूप देखने को मिला। आगे हम देखेंगे शिक्षा हेतु एनसीईआरटी की सिफारिश भी हुई, और किस किस प्रकार की सिफारिशें हुई वो हम लोग आज स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इसमें पहला पॉइंट था कि प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता। कैसी आवश्यकता? कि उनको आवश्यकता के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन कराना, आवश्यकता के अनुसार उनकी शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण कौशल को प्रोत्साहन देना, जो उनके शिक्षण कौशल को प्रोत्साहन देना, उनके शिक्षण कौशल में आवश्यकता के अनुसार मॉडिफिकेशन करना। तो सिंपल सी बात है, उनकी स्किल का मॉडिफिकेशन करना पहला पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता। और दूसरा पॉइंट है प्रवेश योग्यता एवं प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाना। प्रवेश योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाना। आपके लिए, आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था 3 प्रकार से की गई है। तो माइक्रो, दूसरा मीसो, तीसरा है माइक्रो साइकिल। 3 प्रकार की साइकिल आपके लिए बनाई गई है। माइक्रो साइकिल ट्रेनिंग, मीसो साइकिल ट्रेनिंग और माइक्रो साइकिल ट्रेनिंग। तो इस तरीके से 3 प्रकार से आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। तो इसी तरीके से प्रवेश योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाना। आपके लिए इंटर्नशिप 2 साल में हर सेमेस्टर के बाद में 4 प्रकार की इंटर्नशिप की जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रशिक्षण व्यवस्था, दूसरे सेमेस्टर प्रशिक्षण व्यवस्था, तीसरे सेमेस्टर प्रशिक्षण व्यवस्था और चौथे सेमेस्टर में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था, जो 1 महीने का समय रहता है। और उसी साथ साथ में वाइवा की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से प्रवेश योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाने पर भी सिफारिश की गई। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है बालकों की मेंटल एबिलिटी को भी मॉडिफिकेशन करना है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट जो दिया था, बालकों की मनोसामाजिक आवश्यकताओं, बालकों की मनोसामाजिक आवश्यकता को समझने, एवं आवश्यकता को समझने एवं इसके अधिगम को आसान बनाने के लिए एवं इसके अधिगम को आसान बनाने बालकों की मनोसामाजिक आवश्यकता को समझने एवं इसके अधिगम को आसान बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र का ज्ञान की भी सिफारिश की गई है। ज्ञान की सिफारिश
की गई है। ठीक, बालकों की मनोसामाजिक आवश्यकता, बालकों की मनोवृत्ति का विकास करना, बालकों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना, उनके मन मस्तिष्क क्रियाविधि का अध्ययन करना, क्योंकि शिक्षण को क्रियापरक बनाना है और क्रियाशीलता सिद्धांत के आधार पर ही हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके मन मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद उनको प्रोत्साहित करना। पुनर्बलन सिद्धांत कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जिस इन चीजों के बारे में इस पर फोकस किया गया। तो बालकों की मानव सामाजिक आवश्यकताओं को समझने एवं इसके अधिगम को आसान बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र की ज्ञान की सिफारिश की गई। अगला है सहयोगी पाठ्यक्रम। बस यही दो पॉइंट और बचेंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगी। सहयोगी पाठ्यक्रम योजना में पाठ्य चलेगा सहयोगी पाठ्यक्रम योजना में पाठ्य चलेगा प्रतिरूप योजना में पाठ्यचर्या का प्रतिरूप निर्माण संगठन और पाठ्यचर्या का प्रतिरूप निर्माण संगठन और तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा सहयोगी पाठ्यक्रम योजना में पाठ्यचर्या का प्रतिरूप निर्माण संगठन एवं सभी हितधारकों वर्ग को शामिल करना एवं सभी हितधारकों को सभी वर्ग जो भी, चूंकि हम सभी के अब बच्चों के हित का अध्ययन करना है तो सभी हितधारकों वर्ग को हितकारी वर्ग को शामिल किया जाए। ये भी सिफारिश हुई सहयोगी पाठ्यक्रम योजना पाठ्यक्रम का प्रतिरूप आवश्यकता के अनुसार ढंग के अनुसार फ्रेमवर्क का डिजाइन खुद करें, है ना। तो इस तरीके से इस टॉपिक को भी देखा गया। और लास्ट जो सिफारिश थी वो थी प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से योग्य शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से योग्य शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से योग्य शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था या आवश्यकता के रूप में भी सिफारिश की गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट देखे कई सारे। तो आपने देखा कि शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 में जो आवश्यक बातें थी, इसके तहत जो सबसे मूल जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य लक्ष्य था, वो योग्य शिक्षकों को चयन करना, योग्य शिक्षकों को चयन करने से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और प्राथमिक स्तर पर या विद्यालयों में जोड़ने से पहले योग्य शिक्षकों का निर्धारण करना, उनकी शिक्षण कौशलता का विकास करना, उनकी शिक्षण तकनीक का विकास करना, युक्ति का विकास करना, उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ावा देना, उनके ज्ञान के स्तर को व्यावहारिक और व्यावसायिक दोनों ही रूपों में जोड़कर देखने की कोशिश करना। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों पर NCERT के 2009 के दौरान तो निर्माण किया गया और योजना बनाएगी कि हम योग्य शिक्षकों का चयन किस तरीके से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही काफी है और आज के टॉपिक में आप ध्यान से पढ़िए। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका टीटी और सपोर्टेड या सीटेट से भी संबंधित। इसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे, इसका स्वरूप कैसा था, या इसकी सिफारिशें किस आधार पर हुई, या इससे संबंधित सदस्य कौन थे और चेयरमैन कौन थे,
और किस आधार पर इस समिति का गठन हुआ, ध्यान रहे आपको कि एनसीईआरटी और एनसीटी के सहयोग से इस समिति का गठन हुआ 2009। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक का जो उद्देश्य था, टॉपिक का जो निष्कर्ष है, वो योग्य शिक्षकों का चयन, योग्य शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास, योग्य शिक्षक का चुनाव, ताकि प्राथमिक स्तर से इन बच्चों के अंदर इनोवेटिव क्वालिटी को डेवलप किया जाए और एक इंटरेक्शन के माध्यम से उनको नए नए नॉलेज के थ्रू उनको प्रमोट किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही काफी। सो अब इसी बात पर हम अंत में आपसे फिर से बोलना चाहेंगे हर बार की तरह कि आज हमारी इसी एफर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम नई नई जानकारी साथ में, नए नए ज्ञान के साथ में आपसे बराबर इसी तरह से रूबरू होते रहे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, सी यू।